यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। यह बीरा नहीं थी जिसने आरव का स्वागत किया, बल्कि रत्न संग्रह भवन की एक महिला प्रबंधक थी जिसका नाम वंदिता था। मैडम ने कहा है कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो कृपया यहाँ से चले जाएं। वंदिता का स्वर अत्यंत विनम्र था। भले ही वह उसे जाने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी कोमल आवाज ऐसी थी कि कोई क्रोध का एक अंश भी महसूस नहीं कर सकता था। वंदिता स्वाभाविक रूप से आरव को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आखिरकार बीरा की वे दो नौकरानियां आरव का अपमान करने के कारण गायब हो गई थीं। भले ही उसकी स्थिति और पहचान उन दोनों से कहीं अधिक थी, लेकिन वह जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। बिना किसी कारण के खुद के लिए दुश्मन पैदा करना केवल एक मूर्ख का काम होता। यह सुनकर आरव को थोड़ी निराशा हुई और फिर वह अपने मन में स्वयं पर हंसा। चूंकि बीरा ने उसके साथ आगे कोई संबंध न रखने की अनिच्छा दिखाई थी, तो उसे भी उसे परेशान करने और उसे खुद से नफरत करने का मौका देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उसने यहाँ तक सोच लिया, तो आरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैडम मुझसे मिलने से मना करती हैं, तो ठीक है। मेरे पास यहाँ एक और काम है। मेरा इरादा कुछ कवच और हथियार खरीदने का है। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रबंधक वंदिता यह लेन देन कर सकती हैं? अगर यह असंभव है, तो मैं उत्तरी आन वंश की ओर रुख करूंगा। वंदिता ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आरव जी क्या खरीदना चाहते हैं? अगर यह कम मात्रा में है, तो मैं लेन देन कर सकती हूँ। यदि मात्रा अधिक है, तो मुझे मैडम से निर्देश लेने होंगे। आरव ने कहा, यह एक बहुत बड़ी मात्रा है और वे मध्यम श्रेणी के धरती स्तर के खजानों से कम गुणवत्ता के नहीं होने चाहिए। वंदिता ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मुझे मैडम से ही निर्देश लेने होंगे। आरव जी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वंदिता मुड़ी और जाने लगी। हालांकि आरव ने अचानक उसे पुकारा, तो वह मुड़ी और उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या आपको कुछ और चाहिए, आरव जी? आरव एक पल के लिए झिझका और अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, कुछ नहीं। उसने मूल रूप से इस महिला से बीरा को अपनी ओर से एक संदेश देने के लिए कहने का इरादा किया था, लेकिन थोड़ा और सोचने के बाद उसने इसके खिलाफ फैसला किया। आखिरकार जब वह उसके साथ कुछ लेना देना नहीं चाहती थी, तो उसे परेशान करना केवल उसकी नफरत को बढ़ाएगा। वंदिता ने आरव पर एक नजर डाली, धीरे से सिर हिलाया और फिर मुड़कर चली गई। आरव हॉल में शांत खड़ा रहा। सच कहूँ तो वह अपने दिल में बहुत असहज महसूस कर रहा था। जब वह यहाँ आया था, तो उसने बहुत अधिक उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी ताकत और पृष्ठभूमि आरव से कहीं अधिक थी। चाहे वह कोई भी पहलू हो, वह हर मामले में उससे नीचा था। इसके अलावा उसने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए बीरा या उसके पीछे की शक्ति का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। वह यहाँ केवल उसे विदा कहने आया था, क्योंकि इस बार दक्षिणी क्षेत्र लौटने के बाद वे शायद फिर कभी एक दूसरे को न देख पाए। काफी समय बीत जाने के बाद भी किसी के आने का कोई संकेत नहीं मिला। इसलिए आरव ने अपना सिर हिलाया, खड़ा हुआ और जाने का इरादा किया। लेकिन ठीक उसी क्षण एक काले कपड़े पहनी महिला अचानक उसके सामने प्रकट हुई। वह महिला पूरी तरह से एक काले लबादे से ढकी हुई थी और उसने अपनी पहचान भी छिपा रखी थी। यदि वह अभी नहीं बोलती, तो शायद लबादे के नीचे यह पहचानना भी असंभव होता कि वह पुरुष है या महिला। तुम डार्क खजाने खरीदना चाहते हो? महिला की आवाज बहुत ठंडी थी और इसने सुनने वालों को ऐसा महसूस कराया जैसे वह उन्हें बहुत लंबे समय से नापसंद करती हो। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उनकी भारी मात्रा में आवश्यकता है।
क्या तुम्हारे पास धन है? महिला ने पूछा। अगर नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता, आरव ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि ऐसी बात है तो मैं उत्तरी आन वंश के पास जाऊंगा। दक्षिणी आन वंश के साथ व्यापार करने का उसका कारण और कुछ नहीं बल्कि बीरा द्वारा अतीत में दी गई मदद का सम्मान करना था। लेकिन चूंकि वे उसके साथ व्यापार करने के इच्छुक नहीं थे, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी व्यक्ति के सामने व्यापार के लिए भीख नहीं मांगेगा जो उसे भाव न दे रहा हो। वह आरव ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खुद का अपमान कराए। आरव बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और बाहर निकलने के द्वार की ओर चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर कदम रखने वाला था, काले कपड़े वाली महिला फिर से उसके सामने आ गई। वह कुछ नहीं बोली और बस आरव को घूरने लगी। आरव जानता था कि वह उसे देख रही है और उसकी नजर बहुत शत्रुतापूर्ण थी क्योंकि वह उससे निकलने वाली दुर्भावना को महसूस कर पा रहा था। अगर वह न होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुकी होती, काले कपड़े वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा और धीरे से अपनी मुट्ठी भींची जो उसकी काली आस्तीन के भीतर छिपी थी। तुम वाकई मुझे मार सकती हो, आरव ने उसे पलटकर जवाब नहीं दिया। वह चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से अभी उसमें क्षमता की कमी थी। यदि वह महिला उसे मारने का फैसला करती तो वह वास्तव में असहाय था। बेशक अगर बुजुर्ग मुनिश हर समय उसके साथ होते तो बात कुछ और होती। अन्यथा एक राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ द्वारा किए गए हमले को रोकने में सफेद ड्रैगन भी असमर्थ था। क्या आरव जैसे आत्मिक स्तर के साधक के लिए एक राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ के सामने हार स्वीकार करना शर्मनाक था? जहां तक आरव का सवाल था, यह बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं था। अगर वह इस समय पलटकर जवाब देता या अहंकार से बोलता तो उसे केवल नासमझ और जानबूझकर मार खाने वाला ही कहा जा सकता था। आरव की बात सुनकर काले कपड़े वाली महिला ने अपनी मुट्ठी और भी कस ली, लेकिन उसने हमला नहीं किया। इसके विपरीत उसने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी। वह वास्तव में आरव को सबक सिखाना चाहती थी और उसने वे शब्द इसलिए कहे थे ताकि आरव पलटकर जवाब दे और फिर उसे पीटने का बहाना मिल जाए, क्योंकि केवल उसी तरह से दूसरे लोग उसके कार्यों के बारे में कुछ नहीं कह पाते। दुर्भाग्य से आरव ने उसे वह बहाना नहीं दिया और उसने इतनी सहजता से हार मान ली। इसने उसे अपने दिल में काफी निराश महसूस कराया। थोड़ी देर बाद काले कपड़े वाली महिला ने कहा, मेरे साथ आओ। आरव ने कंधे उचकाए और उसके पीछे चल दिया। काले कपड़े वाली महिला आरव को एक विशाल कक्ष में ले गई। वह कक्ष बहुत बड़ा था। आरव के अनुमान के अनुसार इसमें शायद कुछ दसियों हजार लोग समा सकते थे। कक्ष में कई छोटे कमरे थे और कमरों पर उनकी सामग्री के लेबल लगे हुए थे। जब आरव ने उन कमरों पर लेबल देखे तो वह अपने दिल में हैरान रह गया। हाँ, वह आन वंश की संपत्ति देखकर दंग रह गया। आरव ने कसम खाई कि दक्षिणी क्षेत्र की सभी 6 महान शक्तियों की कुल संपत्ति भी आन वंश की तुलना नहीं कर सकती थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। क्योंकि केवल दिव्यस्तर के डार्क खजाने, साधना तकनीक और युद्ध तकनीक रखने वाले कमरों की संख्या ही लगभग 100 थी। इसके अलावा धरती स्तर के खजानों के लिए अनगिनत कमरे थे। जहां तक धरती स्तर से नीचे के खजानों की बात थी, वहां एक भी नहीं था, क्योंकि पूरे कक्ष को स्कैन करने के बाद आरव को एक भी ऐसा खजाना नहीं मिला। बेहिसाब अमीर होना क्या होता है? यह वही था। इस समय यदि उसके पास एक असाधारण हत्यारा खड़ा न होता तो आरव भी इस जगह को लूटने से खुद को रोक नहीं पाता। क्या ये सभी आन वंश के खजाने हैं? वैसे क्या सभी बेहतरीन खजाने यही हैं? आरव ने पूछा।
असली खजाने यहाँ नहीं हैं। हालांकि वे ऐसे खजाने नहीं हैं जिन्हें खरीदने की क्षमता तुम रखते हो, काले कपड़े वाली महिला ने उदासीन स्वर में कहा। वह उसे नीचा दिखा रही थी। हालांकि आरव ने बुरा नहीं माना क्योंकि उसने कभी इससे भी बेहतर खजाने खरीदने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार यह यथार्थवादी नहीं था। इसके अलावा अगर दिव्यस्तर से भी ऊपर के खजाने होते तो वह उन्हें उन हत्यारों को देने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार दिव्य कलाकृतियां असाधारण विशेषज्ञों के मन में भी लालच पैदा कर देती हैं। आगे बढ़ो और चुनो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मैं तुम्हें जितने चाहो उतने दूंगी, महिला ने उदासीन स्वर में कहा। आरव एक पल के लिए झिझका और फिर कहा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ हत्यारों के लिए कुछ उपयुक्त है। मुझे वह सब चाहिए जो हत्यारों के लिए सही हो। आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने यहाँ आने की हिम्मत की है तो स्वाभाविक रूप से मुझ में भुगतान करने की क्षमता भी है। काले कपड़े वाली महिला ने आरव पर एक नजर डाली और फिर वह सीधे एक कमरे के दरवाजे की ओर चल दी। उसके हाथ के एक इशारे के साथ आरव के सामने 8 काले रंग के डार्क खजानों का एक सेट प्रकट हुआ और उसने कहा, यह स्पेक्ट्रर सेट है। इसमें एक लबादा, कंधों के गार्ड का एक सेट, कलाई के गार्ड का एक सेट, आंतरिक कवच और जूतों की एक जोड़ी शामिल है। इनमें से हर एक निम्न श्रेणी का दिव्यस्तर का डार्क खजाना है और हर एक पर एक दिव्यतंत्री का तंत्र अंकित है। जब इन 8 टुकड़ों को एक सेट के रूप में उपयोग किया जाता है तो दिव्यतंत्री द्वारा अंकित निम्न श्रेणी की दिव्यस्तर की चाल तकनीक देश को सक्रिय करना संभव होता है। एक निम्न श्रेणी की दिव्यस्तर की चाल तकनीक देश। आरव काले कपड़े वाली महिला का विवरण सुनकर उसे खरीदने के लिए ललचा गया। यह एक पल में उपयोगकर्ता की गति को दोगुना कर सकती है, काले कपड़े वाली महिला सपाट स्वर में बोली। इसके अलावा स्पेक्ट्रर सेट में पहनने वाले के आभामंडल को छिपाने की क्षमता है। यह पहनने वाले के आभामंडल को अलग थलग करने में सक्षम है, बिना उसे जानबूझकर छिपाए। संक्षेप में, यह स्पेक्ट्रर सेट विशेष रूप से हत्यारों के लिए बनाया गया था। ठीक है, मुझे ऐसे 200 सेट दे दो, आरव बहुत उत्साहित था। अगर वे सभी 105 लोग इस सेट को पहनेंगे तो उनकी ताकत में निश्चित रूप से जबरदस्त वृद्धि होगी। साधना के एक पूरे स्तर से ऊपर के दुश्मन को मारना अब उनके लिए सपना नहीं रह जाएगा। अपनी उत्तेजना में आरव इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि उस काले कपड़े वाली महिला ने इस समय अपना दाहिना हाथ भींच लिया था। 200 सेट। इस समय वह महिला वास्तव में किसी को मार डालना चाहती थी। स्पेक्ट्रर सेट के 200 सेट मांगने का क्या मतलब था? उसका हर एक टुकड़ा दिव्यस्तर का खजाना था। इसलिए 200 सेट 1600 निम्न श्रेणी के दिव्यस्तर के खजानों के बराबर थे। 1600 दिव्यस्तर के खजाने। क्या उसे लगता है कि ये साधारण स्तर के खजाने हैं? महिला ने अपना हाथ हिलाया और उन डार्क खजानों को वापस कमरे में भेज दिया और फिर वह बाहर निकलने के द्वार की ओर मुड़ गई। उसे लगा कि अगर वह यहाँ ज्यादा देर रुकी तो वह उसे मारने से खुद को नहीं रोक पाएगी। यह लड़का यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया है, वह बस परेशानी पैदा करने आया है। क्योंकि एक 9th रैंक संप्रदाय भी शायद 1600 दिव्यस्तर के खजाने इतनी आसानी से नहीं खरीद पाएगा। लेकिन आरव बिल्कुल अकेला था और उसके बारे में जानकारी बताती थी कि वह एक अत्यंत गरीब लड़का था। तो वह इनके भुगतान के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? काले कपड़े वाली महिला को लगा कि आरव एक भी निम्न श्रेणी का दिव्यस्तर का खजाना नहीं खरीद सकता, 1600 की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही वह महिला दरवाजे के पास पहुंची, आरव की आवाज उसके पीछे से गूंजी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह चीज एक स्पेक्ट्रर सेट के लायक है। उस महिला के कदम रुक गए और फिर वह मुड़ी। जब उसने आरव के हाथ में वह वस्तु देखी
तो उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई और अगले ही पल वह उसके सामने खड़ी थी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक परम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर। काले कपड़ों वाली महिला की आवाज में गहरा सदमा था। वह शायद अभी भी अनिश्चित थी, इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और आरव के हाथ से ऊर्जा पत्थर उड़कर उसके पास चला गया। उसने उन चमकते हुए परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों के भीतर समाहित शुद्ध ऊर्जा को महसूस किया। इस बार उसे यकीन हो गया था कि यह वास्तव में एक परम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर ही था। तुम्हें यह परम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर कैसे मिला? तुम्हारे पास ऐसे कितने पत्थर हैं? काले कपड़ों वाली महिला ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर कीमती थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि आन वंश के पास वे नहीं थे। उसके चौंकने का कारण यह था कि इस पत्थर में समाहित ऊर्जा उसके द्वारा पहले देखे गए किसी भी पत्थर की तुलना में बहुत अधिक सघन और शुद्ध थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हैरान थी कि आरव के पास परम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर क्यों था। आखिरकार उच्च श्रेणी और उससे ऊपर के ऊर्जा पत्थर आमतौर पर केवल उन असाधारण वंशों और संप्रदायों के पास ही होते थे। शायद कुछ स्वतंत्र साधक कुछ उच्च श्रेणी के पत्थर रख सकते थे, लेकिन उनके लिए परम श्रेणी के पत्थर रखना व्यावहारिक रूप से असंभव था। यदि आरव एक राज सिंहासन स्तर का विशेषज्ञ होता तो उसे हैरानी होती, लेकिन आरव तो केवल एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ था। मैं आपको वह नहीं बता सकता। आपको बस मुझे यह बताना है कि क्या इस परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर का उपयोग उस छाया सेट के बदले में किया जा सकता है। आरव ने स्वाभाविक रूप से उसे यह नहीं बताया कि उसने इसे कहां से प्राप्त किया था। उसने यह उसे भरोसे के कारण नहीं दिखाया था, बल्कि इसलिए दिखाया था क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। आखिरकार उसे वास्तव में उन छाया सेट्स की जरूरत थी क्योंकि वे उसके उन 105 भाइयों के जीवन को थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा की गारंटी दे सकते थे। अन्यथा वह परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को बिल्कुल भी उजागर नहीं करता। काले कपड़ों वाली महिला कुछ देर चुप रही और फिर बोली, हालांकि एक परम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर कीमती है, लेकिन निस्संदेह उस पूरे सेट के बदले में केवल एक पत्थर देना असंभव है। जब वह इस बिंदु तक बोली तो वह एक पल के लिए रुकी और फिर कहा, जब तक कि तुम्हारे पास और भी न हो। यह सुनकर आरव का दिल दहल गया क्योंकि उसके द्वारा बोले गए इन आखिरी शब्दों ने उसे खतरे का एक अवर्णनीय एहसास कराया। राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ भी ऐसे ऊर्जा पत्थरों के लिए ललचा जाते हैं। अगर मैंने बहुत अधिक पत्थर उजागर कर दिए तो यह महिला निश्चित रूप से उन्हें छीनने के लिए मुझे मारने की कोशिश करेगी। तब मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा? इसलिए यह सोचते ही आरव ने एक निर्णय लिया। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्षमा करें, मेरे पास और नहीं है। चूंकि इसे छाया सेट के बदले बदला नहीं जा सकता तो मैं अब चलता हूँ। अपनी बात पूरी करते ही आरव मुड़ा और जाने लगा। भले ही वह उपकरणों के उस सेट के लिए वास्तव में ललचाया हुआ था, लेकिन उसका जीवन अभी भी अधिक महत्वपूर्ण था। आरव ने अभी 2 ही कदम उठाए थे कि वह अचानक रुक गया क्योंकि बीरा अचानक उसके सामने आ गई थी। इस समय उसकी नजर उदासीन और पानी की तरह शांत थी, जैसे वह उसे देख रही हो, और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। एक सेट के लिए 5 परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं, तुम जितने चाहो उतने ले सकते हो, बीरा ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे 200 सेट चाहिए। आरव ने उसके साथ कोई शिष्टाचार या फालतू बात नहीं की। बीरा ने काले कपड़ों वाली महिला की ओर देखा और फिर बाद वाली ने धीरे से सिर हिलाया और मौके से गायब हो गई। यहाँ केवल आरव और बीरा ही रह गए थे। आरव चुप रहा जबकि बीरा भी वैसी ही थी और उनके बीच का माहौल तुरंत थोड़ा अजीब हो गया। उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है,
आरव को लगा कि उसे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार वह वही था जिसने उसका उल्लंघन किया था। भले ही यह ड्रैगन के रक्त के कारण था, लेकिन उसने चाहे जो भी हो वह किया था। गलती करना ठीक था, लेकिन एक पुरुष में गलती स्वीकार करने और उसकी जिम्मेदारी लेने का साहस होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि एक माफी ही सब कुछ ठीक करने के लिए काफी होगी? बीरा ने ठंडी आवाज में उसकी ओर देखते हुए कहा। आरव एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, मैंने तुम्हें किसी भी चीज के साथ मुआवजा देने की बात कभी नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी चीज उसे पूरा नहीं कर सकती, और ऐसा करना केवल तुम्हारा अपमान होगा। मैं दक्षिणी क्षेत्र वापस जा रहा हूं, और मुझे नहीं पता कि वहां जाने के बाद मुझे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लौटने का मौका मिलेगा या नहीं। मैं वादा करता हूं कि अगर मैं उस समय तक जीवित रहा तो मैं निश्चित रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आऊंगा, और तब हम सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है। अंत में उस दिन हुई घटना के लिए वह खुद को दोषी मानता था, और उसने कभी भी इसकी जिम्मेदारी से पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि वह अभी उसके साथ इसे समाप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे कुछ और भी महत्वपूर्ण काम पूरा करना था। बीरा ने चुपचाप उसे देखा जबकि आरव ने उसकी नजरें मिलाईं। थोड़ी देर बाद बीरा आरव की नजरें सहने में असमर्थ लगी और उसने अपनी नजरें हटा लीं और फिर कहा, तुमने जो कहा है उसे याद रखना। बिल्कुल। इसी बीच काले कपड़ों वाली महिला आरव के सामने प्रकट हुई। साथ ही एक गहरे काले रंग की अनंतकोश अंगूठी भी उसके सामने प्रकट हुई। अनंतकोश अंगूठी की सामग्री को देखकर आरव प्रसन्न हो गया। साथ ही उसने अपने मन में आन वंश के पास मौजूद धन की प्रशंसा करते हुए आह भरी, क्योंकि अंगूठी के भीतर ठीक 200 छाया सेट थे। 200 सेट। सेट का हर एक हिस्सा एक निम्न श्रेणी का दिव्यस्तर का खजाना था, फिर भी आन वंश ने इसे इतनी आसानी से पेश कर दिया था। धन का ऐसा प्रदर्शन शायद कुछ 9th रैंक संप्रदाय भी नहीं कर सकते थे, है ना? आरव ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उनके सामने 1000 परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर प्रकट हो गए। उसे काले कपड़ों वाली महिला पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे बीरा पर कुछ भरोसा था, क्योंकि वह महसूस कर पा रहा था कि उसका उसे मारने या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार अगर उसका इरादा होता तो वह अब तक मर चुका होता। बीरा और काले कपड़ों वाली महिला को ऐसे अस्तित्व माना जा सकता था जिन्होंने दुनिया देखी थी और कई भव्य दृश्यों का अनुभव किया था। फिर भी जब उन्होंने इन 1000 परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को देखा तो वे दंग रह गईं। यहाँ तक कि एक 9th रैंक संप्रदाय भी शायद इस तरह से 1000 परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर पैदा करने में असमर्थ होगा। लेकिन इस लड़के आरव ने इसे इतनी सहजता से कर दिया था। उसने ये ऊर्जा पत्थर आखिर कहाँ से प्राप्त किए? दोनों के मन में यह सवाल कौंध रहा था। दोनों ने चुपचाप आरव को देखा। हालांकि उनके पास आरव से संबंधित सभी जानकारी थी, फिर भी उन्हें लगा कि वे उसे अभी जान पाए हैं। यह विशेष रूप से बीरा के लिए था और वह एहसास बहुत प्रबल था। यदि तुम इतनी कम ताकत के साथ दक्षिणी क्षेत्र लौटते हो तो तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम होगी, बीरा ने अचानक कहा। दक्षिणी क्षेत्र एक ज्वालामुखी की तरह है जो फटने की कगार पर है, और इसे पूरी तरह से फटने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। ज्वालामुखी के केंद्र में या उसके आसपास रहने वाले का राख में जल जाना बहुत संभव है, समझे? इस क्षण बीरा खुद भी अपनी मानसिक स्थिति को नहीं समझ पा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे शब्द क्यों बोल रही है। क्या वह आरव से नफरत करती थी? क्या वह उससे नफरत नहीं करती थी? उसे उत्तर नहीं पता था, क्योंकि उसने इस बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। वह लगातार इस सवाल से बचती आ रही थी। वह अतीत में इससे बच रही थी, अब भी बच रही थी,
और भविष्य में भी इससे बचना जारी रख सकती थी। आरव थोड़ा हैरान था क्योंकि उसकी आवाज में चिंता का स्वर था और उसके दिल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई जब उसने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से समझता हूं कि इस बार लौटने पर मुझे किसका सामना करना है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति वहां है। अगर मैं इस बार उसे नहीं बचा पाया तो मैं तब तक सहार करूंगा जब तक कि दुनिया उथल पुथल न हो जाए। तुम्हारी माँ? बीरा ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। बीरा चुप हो गई। वह जानती थी कि कोई भी आरव को दक्षिणी क्षेत्र लौटने से नहीं रोक सकता। हालांकि उसने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया और कहा, पुष्प महल के संसाधन और भंडार वास्तव में ऐसी चीज नहीं है जिनका तुम अभी मुकाबला कर सको। उनके पास 2 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ, कुछ दर्जन आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ और आत्मिक स्तर और उसके नीचे के अनगिनत विशेषज्ञ हैं। तुम्हारे पास क्या है? आरव मुस्कुराया। उसके पास क्या था? उसके पास स्वाभाविक रूप से अपने खुद के तुरुप के पत्ते और योजनाएं थीं क्योंकि वह इतना मूर्ख नहीं था कि दक्षिणी क्षेत्र लौटकर अपनी जान दे दे। तुम उस छोटी लड़की पर भरोसा करने का इरादा रखते हो? बीरा ने धीमी आवाज में पूछा। अगर यह संभव होता तो बहुत अच्छा होता, आरव कड़वाहट से हंसा। उस रहस्यमयी छोटी लड़की की ताकत निर्विवाद थी। हालांकि क्या वह संभवतः उसकी मदद करेगी? वह छोटी लड़की उसके प्रति दुर्भावना से भरी हुई थी। इसके अलावा अगर वह उसकी मदद करने के लिए तैयार भी होती तो भी वह उसे ऐसा करने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार एक बार जब उसका अस्तित्व उजागर हो गया तो यह बहुत संभव था कि वह सूक्ष्म भंवर भी उजागर हो जाएं। उस समय अनगिनत विशेषज्ञ उसे ढूंढते हुए आएंगे। इस संभावना के बारे में सोचते ही आरव का पूरा शरीर कांप उठा। बीरा ने आगे सवाल पूछना बंद कर दिया। उसने बस आरव की ओर एक नजर डाली और फिर मुड़कर चली गई। उसने कुछ कदम उठाए और फिर वह अचानक रुक गई और उसने उसकी ओर पीठ करके बात की। उस दिन मैंने अपने भीतर कुछ महसूस किया था। क्या तुमने उस दिन गुप्त ड्रैगन मंच पर मुझे कर्मफल का भाग्य हस्तांतरित किया था? हाँ, आरव ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में उस दिन बीरा को भी शामिल किया था जब उसने कर्मफल का भाग्य हस्तांतरित किया था। बीरा एक पल के लिए चुपचाप खड़ी रही और फिर उसने कहा, मुझे दूसरों का कर्जदार होना पसंद नहीं है। मीना। नीरवीर। जैसे ही उसने बोलना बंद किया 2 काले कपड़ों वाली महिलाएं तुरंत उसके पीछे प्रकट हो गईं। उन दोनों ने उसे झुककर प्रणाम किया और फिर उन्होंने पास खड़ी काले कपड़ों वाली महिला को झुककर प्रणाम किया और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गईं। ये दोनों आत्मोन्नति स्तर पर हैं। मैं उन्हें तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ और तुम इसे मेरे द्वारा कर्मफल का भाग्य का एहसान चुकाने के रूप में मान सकते हो। ये शब्द कहते ही बीरा तेजी से वहां से चली गई। काले कपड़ों वाली महिला ने आरव की ओर देखा और फिर उसने उन 2 काली पोशाक वाली महिलाओं से कहा, उसे दक्षिणी क्षेत्र तक पहुंचाने के बाद लौट आना। दक्षिणी क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप मत करना, समझे? उन दोनों ने सम्मानपूर्वक कहा। जी गुरु माँ। काले कपड़ों वाली महिला ने आरव की ओर देखा और कहा, शुभकामनाएं। जैसे ही उसने बात पूरी की उसकी आकृति हल्की सी हिली और वह अचानक उस जगह से गायब हो गई। आरव ने अपनी नाक रगड़ी। क्या वह वास्तव में अच्छे इरादों वाली शुभकामना थी? आरव ने अपना सिर हिलाया और काली पोशाक वाली महिलाओं की ओर देखा। उन्हें देखते ही उसके दिल में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई क्योंकि वह जानता था कि बीरा झूठ बोल रही थी जब उसने कहा कि वह एहसान चुकाना चाहती है और वह वास्तव में उसकी मदद करने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। आरव ने फिर से अपना सिर हिलाया और उन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया
और फिर वह कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि अभी उन सब के बारे में सोचना बेमानी था। प्राचीन नगर से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक खुले स्थान पर आरव खड़ा था, जबकि 105 काली पोशाक वाली आकृतियां उसके सामने खड़ी थीं। उन्होंने किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं किया था, फिर भी अन्य लोग उनकी आभा का एक अंश भी महसूस करने में असमर्थ थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में विलीन हो गए हों। आरव ने उनकी ओर देखते हुए संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। छाया सेठ वास्तव में बुरा नहीं है। ये हत्यारे उस उपकरण को पहनकर और भी डरावने हो गए हैं, और वे मेरे सभी दुश्मनों के लिए दुःस्वप्न बन जाएंगे। नीरव ने पूछा, तलवार सम्राट, क्या हम अब चलें? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी एक व्यक्ति कम है। नीरव दंग रह गया। वह बोलने ही वाला था कि आरव अचानक मुस्कुराया और बोला, वह यहाँ है। नीरव ने आरव की नजर की दिशा में देखा, और वह उस व्यक्ति को देखकर तुरंत दंग रह गया जो आया था। वह कोई और नहीं बल्कि युद्धदेव नाजिन थी। नाजिन की पीठ पर आकाशभेदी तलवार थी, और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तलवार मास्टर उसका इंतजार कर रहे थे। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।